Hello everyone, welcome back to the series Let's Translate into English। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और जिसमें हम लोग डे वाइज हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। हम इसमें बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं। अब हम इसको डे वाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम 4 दिन का आप पढ़ चुके हैं, आज है आपका 5th डे। तो हम डे 5 में क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी। इनके यूज तो कई सारे हैं, लेकिन हम बेसिक ट्रांसलेशन में या कुल मिला के स्पेशल टाइप का यूज पढ़ेंगे आज, क्योंकि शैल विल आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो वहाँ भी यूज होंगे, आपके टेंस में भी यूज होंगे। यदि वाक्य के अंत में होगा, होगी, बनेगी, बनेगा, रहेगा आता है तो ये भविष्य को दर्शाता है, तो विल बी या शैल बी का प्रयोग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कुछ फ्यूचर में कुछ होगा, या मैं फ्यूचर में कुछ बनूंगा, या फ्यूचर में मेरे पास कुछ रहेगा, इस टाइप के सेंटेंस अगर आते हैं तो हम उसमें विल शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप हमें लिखे हुए हैं, और इसमें आपको ध्यान ये देना होता है, आपके फर्स्ट पर्सन के साथ तो किसका यूज होता है? शैल का, और सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का। तो वही आपको समझना होगा कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। अगर आई और वी लिखा है तो आप शैल भी लगाओगे, और अगर इसके अलावा कुछ और लिखा है तो विल भी लगाओगे। देखना एग्जाम्पल, मैं तैयार रहूँगा, तो आपने देखा यहाँ पे क्या है? रहूँगा लिखा हुआ है, रहूँगा। हम खुश होंगे, वह नेता बनेगा, मेरा भाई एक क्रिकेटर बनेगा। ये रहूँगा, होंगे, बनेगा, अगर आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे और आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर सेंटेंस दिखा रहे हैं, ये भविष्य की बात कर रहे हैं, तो आप विल बी और शैल बी का यूज करते हो। जैसे मैं तैयार रहूँगा की क्या होगी? आई शैल बी रेडी। मैं की आई, रहूँगा की शैल बी, और तैयार की रेडी। हम खुश होंगे, हम की वी, होंगे की शैल बी, और खुश की हैप्पी। वह एक नेता बनेगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की ही, बनेगा की विल बी, और एक नेता ए लीडर। मेरा भाई एक क्रिकेटर बनेगा, मेरा भाई की माई ब्रदर, सब्जेक्ट लिख दिया आपने सबसे पहले। उसके बाद बनेगा की विल बी, और एक क्रिकेटर की ए क्रिकेटर। तो इस टाइप से आप विल बी और शैल बी का यूज करते हो। बहुत छोटा सा यूज है इसका, कोई बहुत बड़ा लेंदी चैप्टर भी नहीं है, बहुत बेसिक्स आपको बात समझ लेनी है कि यदि वाक्य के अंत में होगा, होगी, बनेगी, बनेगी, ऐसा रहेगा, रहेगी, ये सब आता है और ये भविष्य को दर्शाता है, ये फ्यूचर को शो करता है, तो आप विल बी और शैल बी का यूज करते हो यहाँ पे। बाकी स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बाकी रिमेनिंग पोर्शन की इंग्लिश, स्ट्रक्चर वही रहता है इसे बनाने का। आगे देखिए, अभी आपको बताया फ्यूचर दिखाता है, ठीक है, तब आप विल बी और शैल बी का यूज करते हो। एक बात और समझना, यदि वाक्य प्रॉमिस डिटर्मिनेशन को दिखाता है, प्रॉमिस मतलब कोई आपने वादा किया, कोई डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय किया कि ऐसा करूंगा ही करूंगा मैं, तो अगर ऐसा आता है ना, तो आप केवल विल बी और शैल बी का ना यूज उल्टा कर देते हो, मतलब इनको आपस में एक्सचेंज कर देते हो। कहने का मतलब कि आप फर्स्ट पर्सन के साथ तो विल बी का यूज करोगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल बी का। सिंपल भाषा में बोलूँ तो आप आई और वी के साथ विल बी का यूज करोगे और बाकी सबके साथ शैल बी का। और कब करेंगे ऐसा हम? जब कोई आपको दिख रहा है कि प्रॉमिस हो रहा है या कोई डिटर्मिनेशन हो रहा है कि पक्का मैं करूँगा ऐसा, उस टाइप के सेंटेंस आते हैं तब आप ऐसा करते हो। जैसे अब देखो आप एग्जाम्पल, वह अवश्य खुश होगा। देखो यहाँ पे एक तो होता है खुश होगा, एक होगा अवश्य, मतलब जरूर खुश होगा वो, पक्का खुश होगा वो। तो इसमें हमने क्या किया? सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखी ही। इसके बाद देखो, अगर ये जनरल बताता फ्यूचर तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे ही के साथ विल बी का यूज करते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा है कि कंपल्सन टाइप आ रहा है कि जरूर खुश होगा वो, अवश्य खुश होगा, तो ही के साथ लगाओगे शैल बी। ही शैल बी हैप्पी। मैं अवश्य ईमानदार रहूँगा, तो ये वही बात हो गई, तो आई विल बी ऑनेस्ट। आई के साथ आप विल बी का यूज कर दोगे। तुम्हारे पिता अवश्य कामयाब होंगे, तो सब्जेक्ट तुम्हारे पिता, योर फादर। और अगर ये कंपल्सन नहीं होता, ये नहीं होता कि अवश्य कामयाब होंगे, तब तो आप यहाँ पे यूज करते विल बी, लेकिन अब क्या यूज करेंगे? शैल बी। योर फादर शैल बी सक्सेसफुल। तो ये बात भी आप ध्यान रखें।
और आप फिर आपको ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपको इसको 4 तरीके से बना के दे रखा है, जो अक्सर मैं कहता रहता हूँ कि अगर आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो आप उसे नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी बना के देखें। बिल्कुल वही रूल है जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, कुछ अलग रूल नहीं है इसमें। इसमें आपका हेल्पिंग और विल और सेल होता है। इसी के बाद आप नेगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाते हो, यहाँ पे देखो नहीं वाले में नॉट विल के बाद लगा हुआ है, और क्या वाले सेंटेंस में यही हेल्पिंग और बाहर आ जाता है। तो बिल्कुल सेम यूज है जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो इसे आप देख लें एक बार। इसके बाद आगे देखिए। अब देखो इतना मैंने आपको बताया, बार बार एक बात पर जोर दिया, क्या कि लास्ट में रहेगा, होगा, होगी सब लिखा है और ये फ्यूचर को दिखाए, तब हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी का। अगर ये भविष्य की जगह, फ्यूचर की जगह पॉसिबिलिटी दिखाए तो हम वुड का यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है नोट में आप पढ़ सकते हैं, यदि ये वाक्य जो है भविष्य की जगह पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाते हैं तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? वुड का। जैसे देखना, अगर मुझे बोलना है वह भूखा होगा, ध्यान समझना, वह भूखा होगा, और ये कह रहा हूँ मैं संभावना के रूप में, मगर शायद वो भूखा होगा। बोलते हैं हम कई बार कि वो इधर उधर भटक रहा है खाने के लिए, शायद वो भूखा होगा। तो ये जो वह भूखा होगा है, ये संभावना है, मुझे लग रहा है कि वो भूखा होगा, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया, होगा की इंग्लिश बनाई वुड बी से, ही वुड बी हंग्री। और वही मैं बोलूँ वह भूखा रहेगा, मतलब वो कुछ काम धाम नहीं करता है, भविष्य में वो भूखा रहेगा। तो फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, वह भूखा रहेगा, तो ही विल बी हंग्री। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप समझ सकते हो। जैसे मान लो आप क्या करते हो, किसी की देखते हो कोई कुर्ते पजामे में है, ठीक है, और पगड़ी बांधा हुआ है, तो लोगों को फीलिंग आती है देख के ऐसा कि वो किसान है, ऐसा लगता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि वह किसान होगा, वह किसान होगा। अब आपने यहाँ पे जो बोला वह किसान होगा, तो आपको समझना होगा, आपने ये नहीं बोला कि वो फ्यूचर में किसान बनेगा, आपने अंदाज़ा लगाया उसकी वेशभूषा को देख के कि शायद वो किसान होगा। आपने पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की, आपने संभावना व्यक्त की, तो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाओगे, ही वुड बी फार्मर, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, ही वुड बी फार्मर। अब मान लो कोई ऐसा है जो एक लड़का है जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है, कृषि की पढ़ाई कर रहा है, तो आप बोलोगे यह वह किसान बनेगा, वह किसान होगा। अब आप ये बोल रहे हो कि फ्यूचर की बात कर रहे हो उसकी, वो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है तो किसान ही बनेगा, तो वहाँ पे आप बोलोगे ही विल बी ए फार्मर। तो आपको यही समझना है कि अगर वाक्य ना भविष्य की जगह, फ्यूचर की जगह पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखाएं, तो आप विल बी या शैल बी नहीं लगाओगे, आप वुड बी का यूज करोगे। तो बहुत ही सिंपल सा यूज़ था आपका विल बी और शैल बी का। इनके यूज़ तो और भी हैं, मोडाल्स में भी यूज होंगे, ये टेंस में भी यूज होंगे, पर बेसिक जो हमने आज पढ़ा वो ये पढ़ा कि अगर नॉर्मल फ्यूचर की बात करूँ कि फ्यूचर में कुछ होगा या बनेगा, तो उसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, विल बी या शैल बी से बनाते हैं हम। इसके बाद जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तो इस चैप्टर पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, जो सेंटेंसेज प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं इन्हें आप बनाओगे। बहुत सिंपल सी बात है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आपको जो सेंटेंस दिए जाते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एक्स्ट्रा कहीं से आप चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। आप रेगुलर बोलोगे इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में तो ही आपको इंग्लिश आएगी। आप केवल सीख के 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करके सोचोगे कि आपको इंग्लिश आ गई, तो आपको नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आपको यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं, इनकी प्रैक्टिस करो। अंटिल देन, गुड बाय टू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।